Hello, namaste everyone. Welcome back to my channel Let's Decode Law. This is Mansi and आज जिस टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज रॉयल ग्रांट्स ऑफ 1615 एंड 1623. दिस इज लेक्चर 3 ऑफ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री. सो लेट्स स्टार्ट. राइट. तो अब जो हमारा आता है दैट इज रॉयल ग्रांट्स ऑफ 1615 एंड 1623. इसके पहले जो हमने टॉपिक कवर किया था दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन सूरत 1612. ठीक है. तो अब रॉयल ग्रांट्स ऑफ 1615 एंड 1623 में क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंग्लैंड से इंडिया आई थी बिजनेस करने के लिए. राइट. तो अब अगर वो उनकी कंट्री से हमारे कंट्री में आए आए हैं. ठीक है. ब्रिटिश ट्रेड एंड कॉमर्स को एक्सपांड करने के लिए आए थे वो. राइट. तो जो भी उनके मटेरियल थे, जो भी उनके गुड्स थे जो वो इंडिया में बेचने के लिए आ रहे थे, वो लाएंगे कैसे? तो वो लोग शिप से वो उन सब चीजों को हाई सीज के थ्रू लेकर आते थे, शिप्स के थ्रू इंडिया के अंदर लेकर आते थे. राइट. सो दिस रॉयल ग्रांट इज ऑल अबाउट व्हाट वर द पावर्स गिवन टू द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ हाई सीज. ठीक है. हाई सीज में जब भी उनका शिप चलता था तो क्या ऐसे पावर्स थे जो कंपनी के पास में थे, उन सारे पावर्स को बताता है रॉयल ग्रांट ऑफ 1615 एंड 1623. राइट. तो जो रॉयल ग्रांट ऑफ 1615 है दैट डील्स विद हाई सीज एंड रॉयल ग्रांट ऑफ 1623 जो है दैट डील्स विद इंडियन सॉइल दैट इज लैंड. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. तो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन द कंपनी very soon realized that its legislative powers were not sufficient to maintain discipline amongst the servants of the company at the high seas. उन्होंने क्या बोला कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो उन्होंने लैंड पे तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस लॉज लेजिस्लेटिव पावर उनको मिल गए थे, लेकिन जब वो इनकॉर्पोरेट हुई, उनका जब सामान आना चालू हुआ तो उनको ये चीज रियलाइज हुई कि हमारी जो पावर है वो हाई सीज पे कम है. वहाँ पे सर्वेंट्स को और जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयज है हमारे काम करने वाले, राइट, उनको डिसिप्लिन में मेंटेन करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. राइट. ये उनको इनकॉर्पोरेशन के बाद में ध्यान आया. ठीक है. और जब भी ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ भी ध्यान आता है वो किसके पास जाता है? ब्रिटिश क्राउन के पास चला जाता है, क्योंकि वहीं से सारी पावर्स जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलती है. राइट. तो एट द इंस्टेंस ऑफ द कंपनी, British Crown issued a commission to the general in the command of the vessel for each voyage, empowering him to inflict punishment for capital offences such as murder and mutiny and to execute martial laws. ठीक है. उन्होंने क्या बोला कि जो भी क्राइम शिप पे होते थे, ठीक है, उसके लिए उन्होंने, जो ब्रिटिश क्राउन है उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर दी थी कि वो लोग जो है इन सब चीजों को रेगुलेट कर सकते. ठीक है. उन्होंने ब्रिटिश क्राउन जो थे उन्होंने कमीशन इशू, राइट, जो ब्रिटिश क्राउन थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर दी थी. राइट. एंड उन्होंने जो है फिर कमीशन इशू किए थे. राइट. कमीशन इशू किए थे किसको? दिए थे जनरल ऑफ ईच वॉयज. ठीक है. अब जो जनरल होते हैं, जैसे हमारे जो भी मरीन फोर्सेस होते हैं वहां पे जो अथॉरिटीज रहती है उनमें होते हैं जनरल. ठीक है. जनरल जो होते हैं वो यूजुअली शिप का पार्ट नहीं होते, बट जितनी भी शिप्स उस पर्टिकुलर रास्ते से जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर एरिया का जो पुलिस स्टेशन है वो ये है, वैसे ही मरीन फोर्सेस जो होते हैं वहां पे भी जितने भी शिप्स आते हैं उनका भी कोई हेड होता है जो उनको कंट्रोल करता है, उनके सारे रूल्स रेगुलेशंस में उनको रखने का काम करता है. तो वैसे ही जनरल जो थे उनके पास में उन्होंने पावर दिए थे. राइट. कि वो पनिशमेंट दे सकते हैं अगर कोई भी कैपिटल ऑफेंसेस है, जैसे जैसे कि जो भी अगर किसी ने कोई मर्डर कर दिया, कोई म्यूटिनी कर दी, राइट, तो उन केसेस में जो भी कैपिटल ऑफेंसेस है, राइट, कैपिटल ऑफेंसेस के जो भी केसेस है उन सब चीजों में वो पनिशमेंट दे सकते हैं. उसके बाद में एंड टू एग्जीक्यूट मार्शल लॉ. ठीक है. जो भी मार्शल लॉ है उसको भी वो लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ये सारी पावर किसके पास में थी? ये सारी पावर थी जो भी जनरल थे उनके पास में. जस्ट अ सेकेंड. सॉरी फॉर द डिले. राइट. कहाँ पे थे हम लोग? हाँ. जो जनरल थे उनके पास में पावर्स दिए थे उन्होंने, जो भी कैपिटल ऑफेंसेस थे, मर्डर और म्यूटिनी जैसे, उनके ऊपर वो पनिशमेंट दे सकते थे और उसके साथ में जो मार्शल लॉ है उसको भी एग्जीक्यूट कर सकते थे. अब समझते हैं कि म्यूटिनी का मतलब क्या होता है. राइट. मर्डर का मतलब तो हमें पता है, म्यूटिनी का मतलब क्या होता है? जैसे जो कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल हो गया, या जनरली जो भी सेलर्स होते हैं, राइट, उनके कमांड में जो भी ऑफिसर्स होते हैं
या जो भी उनके अथॉरिटी होती है, जो भी उनके सुपीरियर अथॉरिटी होती है, ठीक है। तो जब भी कोई ग्रुप ऑफ पीपल या फिर जो भी यूजुअली सेलर्स जो होते हैं, जब उनके कमांड को ओबे करने से मना कर देते, तो दैट इज कॉल्ड म्यूटिनी, राइट, एंड दैट वाज ट्रीटेड एज कैपिटल ऑफेंस, ठीक है। एंड उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं मार्शल लॉ। मार्शल लॉ मतलब क्या, जब भी कोई भी ट्रबल का पीरियड होता है, तो वहां पे हमारी जो नॉर्मल पुलिस फोर्स होती है उसको हटा के जब आर्मी उन सब चीजों का उन सब चीजों को हैंडल करती है, राइट, दैट इज कॉल्ड मार्शल लॉ इम्पोज करना, राइट। मार्शल लॉ मतलब क्या, जितने भी पावर्स है वो आर्मी के पास चले जाते हैं और आर्मी जो है उन सब चीजों को हैंडल करती है इन द टाइम ऑफ ट्रबल इन द कंट्री, राइट। तो दैट इज कॉल्ड मार्शल लॉ। उसके बाद में इसमें एक और चीज है वोएज। वोएज का मतलब क्या होता है, जब भी आपको एक लॉन्ग जर्नी सी या स्पेस के थ्रू करते हैं उसे वोएज बोला जाता है, राइट। सो दिस इज अबाउट वोएज, म्यूटिनी एंड मार्शल लॉ। इन तीनों के मीनिंग भी मैंने बता दिए, राइट। तो पहले क्या था, उन्हें पावर्स चाहिए थी, कहाँ पे चाहिए थी, हाई सीज में चाहिए थी। हाई सीज में पावर चाहिए थी, उसके लिए ब्रिटिश क्राउन ने रॉयल ग्रांट ऑफ 1615 उन्हें दे दिया था, ठीक है। उसमें जो भी जनरल था, वो जो जनरल था कमांड में, जो भी जनरल था पर्टिकुलर शिप, जो भी वेसल पर्टिकुलर शिप था, उसके वोएज में जो भी कमांड में जनरल था, उनके पास में पावर थी। किस चीज की पावर थी, पनिशमेंट देने की। किस टाइप की पनिशमेंट, पनिशमेंट फॉर कैपिटल ऑफेंसेस जो होता है इन, एंड कैपिटल ऑफेंसेस कौन कौन से थे, मर्डर एंड म्यूटिनी था। एंड उसके अलावा क्या कर सकते थे, एक और पावर थी, ठीक है। एक तो कैपिटल ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट दे सकते थे, और जो दूसरी पावर थी वो थी मार्शल लॉ एग्जीक्यूट करने की जो पावर है, वो पावर भी जनरल के पास में थी। नेक्स्ट जो आता है हमारा, that is by the royal grant of 1615 the company was authorized to issue commissions to its captains of the ship subject to the condition that in the case of capital offences the verdict was to be given by the jury of 12 सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। जो रॉयल ग्रांट ऑफ 1615 थी, उससे कंपनी जो है उसने कमीशंस इशू किए थे। किसको इशू किए थे, कैप्टन ऑफ द शिप को, ठीक है। अब कैप्टन ऑफ द शिप क्या होता है, जो भी पर्टिकुलर शिप रहता है जो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करता है, उस पूरे शिप का जो हैंडलिंग है वो पर्टिकुलर एक पर्सन के हाथ में होता है, जिसने, राइट, वो पर्टिकुलर पर्सन जो रहता है वो इंचार्ज रहता है पूरे शिप को हैंडल करने के लिए, उसके डायरेक्शन के लिए, सारे लॉस फॉलो करने के लिए, एवरीथिंग, ठीक है। ही इज द हेड, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ही इज अ हेड, राइट। तो वो जो कैप्टन होता है उसके पास में उसको भी कमीशन इशू किए थे कंपनी ने, ठीक है। उसको किसने कमीशन इशू किए थे, कंपनी ने कमीशन इशू किए थे, सब्जेक्ट टू द कंडीशन। ये कंडीशन सब्जेक्ट थी कि अगर कैप्टन ऑफ द शिप को ऐसा लगता है, राइट, तो वो जो भी ऑफेंसेस हो रहे हैं या फिर जो भी पनिशमेंट उसको देन, अगर मान लो कोई भी कैपिटल ऑफेंसेस हुआ है जो कैप्टन के सामने हुआ है, राइट, तो उसके केस में वो बता देगा, लेकिन उस पे जो वर्डिक्ट है, राइट, उसको जो जो भी उसका ट्रायल होगा, जो भी उसकी प्रोसीडिंग्स वगैरह चलेगी, राइट, तो वो सारी चीजें जो है, द वर्डिक्ट वाज टू बी गिवन बाय द जूरी ऑफ 12 सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो 12 सर्वेंट्स चूज करेंगे कंपनी में से, और वो जो सर्वेंट्स है फिर वो सर्वेंट्स जो है उसके ऊपर वर्डिक्ट देंगे। कैप्टन ऑफ द शिप जो है वो सिर्फ ऑब्जर्व करेगा और गलत होने से रोकने का काम करेगा, राइट। सो दिस वाज द पावर विद कैप्टन ऑफ द शिप। देन the power conferred on company by the royal grant of 1615 was limited to the long voyage only। जो भी पावर थी कंपनी के पास में, राइट, शिप्स को लेकर या हाई सीज को लेकर, जो रॉयल ग्रांट ने उनको दी थी, रॉयल ग्रांट ऑफ 1615, वो सिर्फ लॉन्ग वॉयज के लिए थी, राइट। अगर आप बहुत लंबे रूट पे जा रहे हो सी के थ्रू, तो उसके केस में ये रॉयल ग्रांट ऑफ 1615 की जो पावर है तभी एप्लीकेबल थी, उसके अलावा एप्लीकेबल नहीं थी, राइट। Then the company felt the need for similar powers on land also to maintain discipline amongst the servants। फिर जो कंपनी थी उसको उसको लगा कि सेम पावर जो है वो सेम पावर उनको मिलनी चाहिए लैंड पे भी, ताकि वो सर्वेंट्स के बीच में डिसिप्लिन मेंटेन कर सके, राइट। देन द ब्रिटिश क्राउन जो थे, फिर ब्रिटिश क्राउन ने लैंड पे सिमिलर पावर्स देने के लिए रॉयल ग्रांट ऑफ 1623 बना दिया, ठीक है। किसके फेवर में बनाया, किसको एम्पावर करने के लिए बनाया, ईस्ट इंडिया कंपनी को एम्पावर करने के लिए बनाया, राइट। देन द कंपनी इशूड कमीशन टू प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑफिसर्स टू पनिश ऑफेंसेस कमिटेड बाय द सर्वेंट्स ऑन लैंड, ठीक है। जो कंपनी है फिर उसने रॉयल ग्रांट ऑफ 1623 के लिए किस किस को ऑथराइज किया, किस किस को एम्पावर किया, प्रेसिडेंट को किया, और जो चीफ ऑफिसर्स थे, राइट, उनको एम्पावर किया कि वो लोग पनिशमेंट दे सकते हैं फॉर कैपिटल ऑफेंसेस, ठीक है।
देन इन केस ऑफ कैपिटल ऑफेंसेस वर्डिक्ट वाज टू बी गिवन बाय जूरी, ठीक है, अगर कोई भी कैपिटल ऑफेंसेस है तो वर्डिक्ट जो है वो जूरी देता, कहाँ पे, लैंड में, किस केस में, रॉयल ग्रांट ऑफ 1623 के केस में। ये जो रॉयल ग्रांट ऑफ 1615 है वो हाई सीज में है, और जो रॉयल ग्रांट ऑफ 1623 है वो इंडियन सॉइल के ऊपर है, राइट। सो इट इज वेरी सिमिलर, बस इतना सा डिफरेंस है कि वो सी पे, अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो 1615 वाला जो रॉयल ग्रांट है वो हाई सीज में है, और 1623 वाला जो है वो लैंड के ऊपर है, ठीक है। 1615 में जनरल है और कैप्टन ऑफ द शिप है, और 1623 में जो है वो प्रेसिडेंट है और चीफ ऑफिसर है। बाकी जो पावर देने वाली जो अथॉरिटीज है वो तो ब्रिटिश क्राउन ही है, ठीक है। दोनों को भी जो पावर दिए, दोनों भी रॉयल ग्रांट्स को ब्रिटिश क्राउन ने दिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कमीशन इशू किए, राइट। तो दिस इज ऑल सेम, राइट, दिस वे वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन टू, right. The royal grants enable company to maintain discipline amongst its servants by royal grant of 1615 जो है on high seas है, and royal grant of 1623 जो है on Indian soil है। This is all about royal grants of 1615 and 1623, ठीक है। I hope आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। रॉयल ग्रांट्स ऑफ 1615 and 1623, 1615 on high sea and 1623 on Indian soil. Thank you so much for watching this video, and please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Let's decode law together. Thank you so much.